नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस बजरंग कोचिंग संस्थान की जो ऑनलाइन कंपटीशन क्लास है उसके पहले अध्याय में हमने रक्त के बारे में पढ़ा है और उसी के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो था RBC। क्या था? RBC, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। उसके अंदर हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की कार्य, कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है जो ऊर्जा का निर्माण करता है, भोजन को तोड़ने का कार्य करता है, शरीर में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर उत्सर्जित करता है। आज हम RBC का कुछ टॉपिक है जो रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है, अब हम उसको बताने जा रहे हैं। तो उसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनमें हम आज पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन देखिए। पहला जो पॉइंट है वो है एक इकाई। प्रश्न क्या है? एक इकाई हीमोग्लोबिन में, एक इकाई हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? क्या समझ में आया? एक इकाई हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन परमाणु संयोजित होते हैं, जुड़े होते हैं या होते हैं? समझ में आ गए? यहाँ दो क्वेश्चन है। एक तो वो पूछ रहा है ऑक्सीजन परमाणु। क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन परमाणु। और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि कितने ऑक्सीजन के अणु हैं। तो अणु और परमाणु दो पॉइंट है कि एक इकाई हीमोग्लोबिन है उसमें कितने ऑक्सीजन परमाणु संयोजित होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स, अणु संयोजित होते हैं। तो देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन की जो संरचना है वो इस तरह से बनी होती है। ये जो संरचना है आप इसे ऐसे गोला बना सकते हो। तो ये हीमोग्लोबिन की संरचना है और इसके चारों ओर O2 जुड़ा होता है। समझ में आया? ये संरचना है रक्त में हीमोग्लोबिन की। और आप इसमें गिन सकते हैं कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो देखिए एक इकाई हीमोग्लोबिन कितने परमाणुओं से संयोजित है? तो आप गिनिए 1 2 3 4। 4 क्या है? अणु कितने हैं? 4। अणुओं की संख्या कितनी है? 4। अणु कितने हो जाएंगे? 4। अब अणु और परमाणु किसे कहते हैं आपको ये पता होगा कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे या पढ़ा होगा कि सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहते हैं और दो परमाणु संयोजित होकर क्या बनाते हैं? एक अणु बनाते हैं। तो आप यहाँ थोड़ा सा समझ लो, ऑक्सीजन एक क्या है? ऑक्सीजन एक को हम बोलते हैं परमाणु, और इस ऑक्सीजन के नीचे 2 लगाने से क्या बन जाएगा? तो अब आपको सीधा दिख रहा है कि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं और कितने अणु हैं। तो अणु तो कितने होंगे? 4। और परमाणु कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो गए? 8। अब ये तो हो गई आपकी सामान्य जानकारी। अब इसके बाद आगे देखिए, अपने शरीर में कितना यूनिट हीमोग्लोबिन होता है पता है ना आप सबको? जैसे महिलाओं में 12 से 15 हीमोग्लोबिन होता है। आपको प्रश्न दे दे, प्रश्न कैसे दे देगा? 15 हीमोग्लोबिन में कितने परमाणु संयोजित करेगा? समझ में आ रहा है? कैसे? प्रश्न को समझिए पहले। 15 हीमोग्लोबिन, 15 क्या है? हीमोग्लोबिन, 15 हीमोग्लोबिन है, यूनिट इकाई, 15 इकाई हीमोग्लोबिन है। तो इसमें कितने परमाणु होंगे? तो आपको पता है कि एक इकाई में कितने होते हैं? एक इकाई में 8 परमाणु होते हैं। तो
15 इकाई में कितने होंगे 120। और यही बात अणुओं पे आ जाए कि कितने अणु होते हैं, तो आपको इसको 4 से गुना करना है। तो 15 × 4 कितने हो जाएंगे 60। आपसे प्रश्न पूछा क्या गया है, एक इकाई हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन के अणु संयोजित होते हैं और कितने ऑक्सीजन के परमाणु संयोजित होते हैं। तो अणु तो कितने होते हैं 4 अणु होते हैं और परमाणु कितने होते हैं 8 परमाणु और 4 अणु जुड़े होते हैं। अब आप रक्त की मात्रा या कितना यूनिट दिया गया है, रक्त में हीमोग्लोबिन, तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वो कितनी ऑक्सीजन परमाणु से संयोजित होता है, प्रश्न समझ गए होंगे। तो ये ऑक्सीजन परमाणुओं से संयोजित होता है। तो इतने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और इतने क्या होते हैं अणु होते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये कई कंपटीशनों में बहुत बार आया हुआ है, यहाँ संख्या बदलता है और पूछ लेता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक इकाई हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर होगा 8 परमाणु होते हैं और 4 अणु होते हैं। ये इसकी संरचना है। और आप जैसे ही किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि जैसे 12 यूनिट में, 1 यूनिट में, 5 यूनिट में, तो आप इस संख्या के अनुसार मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। आगे इसका अगला क्वेश्चन देखिए। आगे का जो क्वेश्चन है वो है हीमोग्लोबिन में आयरन की कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए हीमोग्लोबिन में आयरन की यानी लोहे की कितनी अवस्थाएं होती है, कितनी अवस्थाएं होती है। कहने का मतलब कितने प्रकार का आयरन हीमोग्लोबिन में होता है। प्रश्न क्या समझ में आया, हीमोग्लोबिन में आयरन की कितनी अवस्थाएं होती है। तो आंसर होगा इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। 2 प्रकार का आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। 2 प्रकार का आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो देखिए पहला कौन सा है, पहला है आपका Fe3, हम इसे बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं, फेरिक। दूसरी जो अवस्था है वो है Fe+2 और हम इसे बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हीमोग्लोबिन में आयरन की 2 अवस्थाएं होती है, यानी 2 प्रकार का आयरन पाया जाता है, एक फेरिक और दूसरा फेरस। समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो अभी मैंने जो हीमोग्लोबिन का चित्र बनाया था उसमें आयरन कौन सा था, Fe+2। कौन सा था, Fe+2 फेरस। तो Fe2+ फेरस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सी मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये आपकी हो गई है, अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये हो गया है, कंबाइंड में दोनों क्वेश्चन। को कितनी अवस्थाएं होती है, 2, एक फेरिक और एक फेरस। तो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, फेरस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन। आगे का प्रश्न क्या है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम क्रियाशीलता होती है। किस अणु या परमाणु के साथ हीमोग्लोबिन की अधिक क्रियाशीलता होती है। तो देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। निम्न में से किसके साथ, निम्न में से किसके साथ हीमोग्लोबिन की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है, क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से, जैसे एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड है। ये एमएस अध्याय में दिए हुए हैं, समझ में आ रहा है। हमारा प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम क्रियाशीलता निम्न में से किसके साथ होती है? तो आपका सीधा आंसर किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हमने अब तक पढ़ाई यही है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है? ऑक्सीमोग्लोबिन, जबकि ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है। क्रियाशीलता या अधिक अभिक्रियाशीलता उनके साथ मापी जाती है जो अपशिष्ट। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि सबसे जो अधिक अभिक्रियाशीलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। किसके साथ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप इन्हें क्रम से लिखना चाहें तो क्रम से में आप लिखेंगे सबसे ज्यादा क्रियाशीलता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ और फिर इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। ये एक एसएससी लेवल के कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके साथ हीमोग्लोबिन की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। अपना टॉपिक क्या चल रहा है? आरबीसी। आरबीसी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न देखिए जो ऐसे लगते हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है, इससे संबंधित 2-3 सवाल देखिए। पहला जो हमारा इसके बाद का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए एक बार। हमारा अगला प्रश्न है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोते समय। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, सोते समय आरबीसी की सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझ में आ रहा है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप देखिए, जब हम सोते हैं तब हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो हम ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में लेते हैं। ऑक्सीजन कम मात्रा में लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी कम होता है, यानी कि शरीर क्रिया बहुत कम करता है। और जब शरीर कम क्रिया करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आरबीसी की संख्या घटती है। आरबीसी की संख्या घटती है। आरबीसी की संख्या क्या करती है? घटती है। और ये घटने का क्रम कितना हो सकता है ये भी मात्रा में बताना है। तो आरबीसी की संख्या कितने परसेंट? 5% तक कम होती है। 5% तक कम होती। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सोते समय आरबीसी की संख्या घटती है और कितनी परसेंट घटती है? 5% तक घट जाती है। अब इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है वो देखिए, प्रश्न नंबर 2। जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं या पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आरबीसी की संख्या में क्या, आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जो अच्छा ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हम रात्रि को जब आराम करते हैं तो आरबीसी घटता है। अब हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। अधिक ऊर्जा खर्च होगी तो अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। हम ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा हम ज्यादा ले रहे हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं तो आरबीसी पहले से है, ऑक्सीजन की मात्रा ली, आरबीसी और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगी? ऊर्जा बनाएगी। क्यों? हम ऊपर चढ़ रहे हैं, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो अनायास आपको क्या लगेगा कि आरबीसी की मात्रा बढ़ती है। आरबीसी की मात्रा, ऊर्जा का निर्माण होता है, तो क्या होगा? आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी।
आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, समझ में आ गया। अब आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो अब दिमाग में चल रहा है कि कितनी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है। तो आरबीसी की मात्रा 5 से 30% तक बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 5 से 30% तक बढ़ती है। आराम से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? अब दिक्कत यहाँ हो रही है, पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर वहाँ आरबीसी बना कौन रहा है, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं तो आरबीसी का निर्माण इतना जल्दी कौन कर रहा है, यही प्रश्न है। तो देखिए क्या प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, कि जब हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तो आरबीसी की मात्रा 5 से 30% तक बढ़ती है। तो इतनी जल्दी कैसे बढ़ती है, समझ में आ गया होगा। और कहाँ बढ़ती है, तो प्रश्न देखिए पहले, पहाड़ों पर आरबीसी, पहाड़ों पर चढ़ते समय, पहाड़ों पर चढ़ते समय आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, प्रश्न कहाँ होता है। तो देखिए जब हम पहाड़ों में चढ़ते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन के रूप में निर्माण होता है। तो हम इसे कहते हैं एरिथ्रोप्रोटीन। एरिथ्रोप्रोटीन किसका निर्माण होता है? एरिथ्रोप्रोटीन का निर्माण होता है। एरिथ्रोप्रोटीन का निर्माण, यानी हम कह सकते हैं कि आरबीसी का निर्माण एरिथ्रोप्रोटीन के रूप में होता है। और ये एरिथ्रोप्रोटीन कहाँ बनता है, अब भी समस्या बराबर है, तो इसका आंसर होगा किडनी में। हमारी जो किडनी है वो एक विशेष प्रकार का क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। वो प्रोटीन क्या है? एरिथ्रोप्रोटीन है। और ये एरिथ्रोप्रोटीन है जो पहाड़ों पे चढ़ते समय आरबीसी को बनाता है। एक क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा कि पहाड़ों पर चढ़ते समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है किडनी में। दूसरा प्रश्न वो पूछ लेगा आपसे कि किस रूप में होता है, तो एरिथ्रोप्रोटीन के रूप में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है छोटा सा, वो है आरबीसी का साइज, आरबीसी का आकार। आरबीसी का आकार, आरबीसी का आकार, आकार या साइज, इसकी संरचना कैसी होती है? आप संरचना भी लिख सकते हैं, आकृति कैसी होती है। तो छोटी क्लासों में हमने सबने पढ़ा था, गोल होती है, केंद्रक होता है, यही पढ़ा था ना, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, वहाँ थोड़ा सा लिखा था जितना था। आज हम पूरा बताते हैं कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो देखिए आरबीसी का आकार या संरचना की दो अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो। समझ में आ गए? अब दो अवस्थाएं कौन कौन सी मैं यहां लिखूंगा। देखिए एक अविकसित अवस्था, अविकसित अवस्था, कौन सी अवस्था है? अविकसित अवस्था। और दूसरी कौन सी है? विकसित अवस्था। दूसरी कौन सी है? विकसित अवस्था। ये समझ में आ गई। आरबीसी की दो संरचना होती है, दो प्रकार की आकृति होती है, समझ गए हो? दो अवस्थाएं होती है, एक अविकसित अवस्था और एक होती है विकसित अवस्था। दोनों अवस्थाएं अच्छे से समझ में आ गई आपको। तो पहले देखिए ये जो अविकसित अवस्था है, यानी पूरी विकसित नहीं हुई है, अविकसित है, इस अवस्था में इसकी संरचना कैसी होगी? तो ये होगी गोलाकार। कैसी होगी? गोलाकार। ये गोल होगी। कैसी होगी? गोल होगी। और जैसे ही ये विकसित हो जाएगी, पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, तो इनकी संरचना बदलेगी और ये कैसी हो जाएगी? तस्तरीनुमा। कैसी हो जाएगी? तस्तरीनुमा। समझ में आ रहा है? ये अवतलाकार हो जाएगी।
कैसे हो जाएगी? अवतलाकार, अवतल के आकार की, यानी अंदर धसी हुई, अवतलाकार, तस्त्रीनुमा, द्वितलीय, दोनों और उत्तल जैसे ये भी है, द्विअवतलीय। ये ऐसी संरचना हो जाए, आप चित्र बनाकर भी इसे समझ सकते हैं। गोल की संरचना गोल होगी, तस्त्रीनुमा ऐसी होगी, ये तस्त्रीनुमा, ये आपकी तस्त्रीनुमा संरचना है। द्विअवतलाकार, अवतल का मतलब अंदर धसा हुआ, तो ये ऐसे अंदर धसी हुई होगी ऐसे। ये संरचना तस्त्रीनुमा, अवतलाकार, दोनों अवतल, द्विउत्तल, इधर भी और इधर भी। जो आरबीसी का आकार है, प्रारंभ में जब बनती है तब ये गोल होती है, समझ में आ रहा है? गोल होती है, और जब ये विकसित हो जाती है तो कैसी हो जाती है? तस्त्रीनुमा हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि इनमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो अविकसित अवस्था में, कौन सी अवस्था में? अविकसित अवस्था में इन गोल कणिकाओं या कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है, और इस केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है। समझ में आ गया? गोल जो कणिकाएं हैं, जो अविकसित अवस्था है, उसके अंदर केंद्रक भी उपस्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या इनमें ऐसा होता है? तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब कणिकाएं विकसित होती है तो ये चपटी होती है। ये क्या होती है? चपटी होती है। और जब ये चपटी होती है तो क्या करती है? ये अपने केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया का परित्याग कर देती है। तो इनके अंदर केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? समझ गए होंगे? अनुपस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब ये गोल होती है, अविकसित होती है, तब इनमें खुद का केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब ये विकसित हो जाती है तो केंद्रिक और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया। अभी फिलहाल हम आरबीसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम आपसे पूछेंगे आरबीसी कितने दिन में परिपक्व हो जाता है? आरबीसी कितने दिन में परिपक्व हो जाता है? तो इसको पहले एक टॉपिक लिखिए, आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल, तो जीवन काल का मतलब आप समझते हैं कि कितने दिन का इनका जीवन काल होता है। तो सबको पता है कि ये 120 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 120 दिन। लेकिन अगर इसको पूरा जहां से शुरू होता है तो ये 20 से 120 दिन होगा। कितना दिन होगा? 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है। समझ में आया? और पैदा होने के कितने दिन बाद परिपक्व होता है? पैदा होने की आरबीसी कितने दिन में शरीर में परिपक्व होता है? समझने की कोशिश कीजिए। हम पैदा होने के 18 या 21 साल बाद परिपक्व होते हैं। समझ में आ रहा है? वैसे ही आरबीसी पैदा होने के कितने दिन बाद, तो यहाँ आरबीसी, समझ में आ रहा है? आरबीसी 7 दिन बाद परिपक्व होता है। कितने दिन बाद परिपक्व होता है? 7 दिन बाद। आरबीसी बनने के 7 दिन बाद परिपक्व हो जाता है। आराम से समझ में आ गया? इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। एग्जिट है 20 से 120 दिन तक रहता है। समझ में आ गया होगा? बाकी इसका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण तो सबने पढ़ तो रखा ही है, मैंने पीछे बता दिया है
कि ये लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। फिर मैंने ये भी बता दिया कि बच्चों में भ्रूण या नवजात शिशुओं में कहाँ होता है? पीलिया में होता है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई पहले। लेकिन आज यहाँ हम एक और बात करने जा रहे हैं कि लाल अस्थि मज्जा में तो होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर इस प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया जाए कि किन हड्डियों में होता है, आरबीसी का निर्माण कौन सी हड्डियों में होता है, कौन सी हड्डियों में होता है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। वैसे शरीर में 206 हड्डियां हैं, सभी में रक्त का निर्माण नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो मुख्य रूप से वे कौन सी 2 हड्डियां हैं जिनमें रक्त का निर्माण अधिक होता है? तो इसमें पहली हड्डी आएगी आपकी फीमर। कौन सी हड्डी आएगी? फीमर, जिसे आप कहते हैं जांघ की हड्डी। कौन सी हड्डी कहते हैं? जांघ की हड्डी। और दूसरी वाली जो आएगी वो है आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। ये वे 2 हड्डियां हैं जिनमें आरबीसी का निर्माण होता है। निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। समझ में आ रहा है? फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ होता है, तो पहला कहाँ होता है? फीमर, और दूसरा रीढ़ की हड्डी में। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे आरबीसी का आकार आपको समझ में आ गया है। इसकी 2 संरचनाएं, एक गोलाकार, एक तस्तरीनुमा। गोलाकार संरचना में खुद का केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जब ये विकसित होती है तो ये सिकुड़कर बाहर हो जाता है, ये अनुपस्थित होती है। आरबीसी का जीवनकाल 120 दिन का होता है। आरबीसी 7 दिन में, कितने दिन में? 7 दिन में परिपक्व होता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। फिर हमने कहा अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि किन 2 हड्डियों में होता है, तो सर्वाधिक निर्माण इनका फीमर और रीढ़ की हड्डी में होता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम आरबीसी की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? आरबीसी। किसकी चर्चा कर रहे हैं? आरबीसी। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है वो है कि आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए प्रश्न क्या है? हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये बात समझ में आ गई? आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहले आपको पता ही है, एरिथ्रोसाइट इनका नाम है। समझ में आ रहा है? तो एरिथ्रोसाइट से आप इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। क्या नाम कहेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। ये इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, यही है। विज्ञान की यही खासियत है कि इसके शब्द कठिन है। हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया, बनने की जो प्रक्रिया है, हम उसे क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का मतलब ये मरती कहाँ है, आपको समझ में आ गया हो। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा भाग है? पीलिया। कौन सा भाग है? पीलिया। पीलिया अपने शरीर में कहाँ स्थित है? पीलिया अपने शरीर में कहाँ स्थित है? तो इसको समझिए, पीलिया हमारी किडनी के पीछे, किडनी के, कौन सी किडनी? ये भी ध्यान रखना, बाईं किडनी। कौन सी किडनी? बाईं किडनी के पीछे। बाईं किडनी के पीछे एक
छोटी संरचना होती है, एक छोटी संरचना होती है, हम उसे क्या कहते हैं? पिलिया। हम उसे क्या कहते हैं? पिलिया। इस छोटी संरचना को क्या कहते हैं? पिलिया। अब आप पूछेंगे सर पूरा रक्त वहीं मरता है क्या? तो नहीं, वहां नहीं मरता है। इसके बाद जो थोड़ा बहुत रक्त मरता है वो है आपका यकृत। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? यकृत। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। समझ में आ गया होगा। कब्रिस्तान का मतलब इनका जीवन काल जैसे ही पूरा होता है, जब आरबीसी मरती है तो कहाँ मरती है? पिलिया में। कुछ थोड़ी बहुत संख्या में कहाँ मरती है? यकृत में। ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया है तो एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो शरीर की है, ये तो पिलिया में मर जाएगी, लेकिन नवजात शिशु या फिर भ्रूण अवस्था के अंदर जो आरबीसी बनती है वो कहाँ मरती है? प्रश्न तो है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जहां बनती है वहीं मर जाती है। जहां बनती है वहीं मर जाती है। तो वहां देखिए भ्रूण किसमें? भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी कहाँ मरती है? समझ लेना आप थोड़ा सा। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी कहाँ मरती है? जहां से उत्पन्न होती है वहीं मरती है। और कहां से उत्पन्न होती है? यकृत से। यह यकृत में ही मर जाती है और वह जहां उत्पन्न होती है वहीं मर जाती है। और ये जो मरी हुई जो अपशिष्ट बनता है ये माँ के प्लेसेंटा द्वारा ही, भोजन और अपशिष्ट के द्वारा, माँ के रुधिर के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि भ्रूणीय अवस्था में जहां पर आरबीसी बनती है वहीं पे मर जाती है। अब आरबीसी का एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, आप सुनिए। एक यूनिट रक्त देने पर, एक यूनिट रक्त देने पर क्या शरीर में कमजोरी आएगी? कमजोरी आएगी। प्रश्न बनाया हुआ है, आप समझ गए होंगे। हम जो ब्लड डोनेट करते हैं, क्या करते हैं? ब्लड डोनेट करते हैं। तो ब्लड डोनेट करते समय हमारे रक्त में कमी आएगी। एक यूनिट अगर हम ब्लड दे रहे हैं तो कमी आएगी। तो हमारा प्रश्न ये है कि रक्त देने के बाद क्या शरीर में कमजोरी आएगी? तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो पहले आप इसे अच्छे से समझ लो। एक यूनिट रक्त में कितना ml होता है? 350 से 450, 350 से 450 मिलीलीटर रक्त निकाला जाता है। और ये जो रक्त निकाला जाता है, इतना सा रक्त 3 महीने में, 3 महीने का मतलब, 3 महीने का मतलब समझिए 30 या 90, समझ में आ रहा है। और 120 दिन का होता है। तो 90 दिन के अंदर जितनी भी रेड ब्लड सेल्स मरती है, समझ में आ रहा है, मरने से पहले उनकी जो अवस्थाएं पूरी हो जाती है तो वे धीरे धीरे एक जगह एकत्रित हो जाती है। जैसे जैसे बूढ़ी होती है तो उनको पता है मरने वाली, तो ये पूरी रक्त कणिकाएं हैं, ये सब एक स्थान पर, वो स्थान क्या है? पिलिया। मरने वाली है तो ये कब्रिस्तान है, तो यहाँ एकत्रित होती रहती है। ये बात आपको समझ में है। और हमारे शरीर में लगभग 1 यूनिट रक्त इन बूटी आरबीसी कह सकते हैं आप, समझ रहे हो। तो ये एकत्रित होती रहती है और एकत्रित जैसे ही होती है तो फिर मरती है। तो अगर हम इन्हें डोनेट कर देते हैं तो इनको डोनेट करने से हमारे शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं होगी। और जैसे ही ये डोनेट करेंगे तो इनकी शक्ति पूर्ति 90 दिन में वापस हो जाती है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर एक साथ कम हो जाएगी, एक साथ कम हो जाएगी, तो आप इस दिमाग से निकाल दीजिए कि ना तो आरबीसी एक साथ बनती है और नहीं एक साथ समाप्त होती है। क्योंकि इनका जीवन काल मैंने यहाँ आपको लिख के बताया था कि 20 से 120 दिन का होता है। 20 से
120 दिन का होता है, 20 दिन के बाद यानी 30 दिन, 20 के बाद 30 दिन, अगले 10 दिन के अंदर इनकी धीरे धीरे संख्या बढ़ती रहती है, पुराने मरते रहते हैं, नए आते रहते हैं। वैसा ही सिस्टम आरबीसी के साथ होता है कि हम अगर 3 महीने बाद रक्त डोनेट करते हैं तो हमारे शरीर में कोई कमी नहीं होगी। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ प्रश्नों के साथ मैंने आज आपको कंप्लीट आरबीसी के बारे में बता दिया है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी के क्या प्रकार है, प्रकारों के क्या कार्य हैं। तो समझ में आ रहा है, हमारी ये ऑनलाइन क्लास है, आप अच्छे से पढ़िए, दूसरों भाई लोगों को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइए। हम आपको निरंतर संपूर्ण साइंस की जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे।